देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बाइनोमियल मॉडल को देखा, पुट कॉल पैरिटी को समझा, और कल जो हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ऑप्शन की प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पॉपुलर मॉडल है ऑप्शन प्राइसिंग के लिए जो यूज होता है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ब्लैक एंड स्कॉल मॉडल। पहले थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन समझते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है ये, किस तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइनोमियल वाले मॉडल से किस तरह से अलग है। ठीक है, बाइनोमियल वाला जो मॉडल है, ये देखिए अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, बाइनोमियल मॉडल जो हमने बीएम मॉडल हमने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ हम एक चीज ये मानकर चलते थे, हमारी एक एजम्पशन ये हुआ करती थी बाइनोमियल मॉडल के केस में, कि जो हमारा स्टॉक प्राइस है, आज जो शेयर का प्राइस है, ठीक है, वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक अपर प्राइस और एक लोअर प्राइस। ठीक है, S1 और S2 लिख लो, या SU और SD जो हम लिखा करते थे वो लिख लीजिए। तो आज शेयर का प्राइस है मान लो 400 रुपया, तो ये 450 हो सकता है, 500 हो सकता है, यानी कि एक तो अपसाइड हो सकता है और दूसरा हो सकता है डाउन साइड, यानी कि 300 रुपये। ठीक है, जो ब्लैक स्कोल मॉडल है वो ये मानता है कि भाई दो ही प्राइस पॉसिबिलिटीज क्यों, जब कंटिन्यूसली आप देखते हैं कि शेयर प्राइस में चेंज होता रहता है, मूवमेंट्स कंटिन्यूसली होती रहती हैं, तो अगर शेयर का प्राइस हर मोमेंट पर बदल रहा है, तो उस केस में अगर मुझे स्टॉक का अपने जो ऑप्शन का वैल्यूएशन करना हो तो वो किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो नाम है, एक तो इस ब्लैक स्कोल के नाम से तो पॉपुलर ये मॉडल है ही, ब्लैक एंड स्कोल मॉडल हम इसको बोलते हैं। थ्योरी भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट में हम इसको BS मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल को BM मॉडल, इसको BS ब्लैक एंड स्कोल, और BSM भी बोलते हैं इसको, BSM मॉडल भी, क्योंकि इसमें तीसरा और था मॉर्टन, जिसका जिसका जो नाम इसमें मॉडल में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हम उसके नाम पर भी इसको BSM मॉडल कह सकते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मॉडल अभी तक जो डेवलप हुए उसमें लगभग सबसे एक्यूरेट है, और ये 1973 में डेवलप किया हुआ मॉडल है। मतलब आप देख लीजिए, 27 और 20 ईयर्स, अभी नियर अबाउट 47 ईयर्स पुराना मॉडल है। ठीक है, और ये किस काम के लिए यूज होता है, यूज टू कैलकुलेट द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हम जो भी अभी ऑप्शन प्राइसिंग हम पढ़ रहे हैं, सभी यूरोपियन कॉल पर पढ़ रहे हैं। यूरोपियन कॉल का मतलब, इन्हें जब आप जो है मतलब कह लीजिए कि जो इनके जो डेट है, स्पेसिफाइड डेट, उससे पहले आप इसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप किसने किया था, 1973 में डेवलप किया गया था। 3 इकोनॉमिस्ट थे जिनके नाम आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सामने, फिशर ब्लैक, मैरन्स कॉल्स और रॉबर्ट मर्टन। ठीक है, ये 3 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस मॉडल को डेवलप किया था। बाकी ये पॉपुलर हुआ ब्लैक एंड स्कोल के नाम से, क्योंकि ब्लैक एंड स्कोल ने एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, उस रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था, तो वहां से पॉपुलर हो गया ब्लैक एंड स्कोल मॉडल के नाम से। बाकी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, इन तीनों के नाम पर ब्लैक स्कॉल्स मैटन, यानी कि BSM मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। और सबसे पहले जो ये इक्वेशन जो उन्होंने दी वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, ब्लैक एंड स्कोल के द्वारा, जो इनका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस एंड कॉर्पोरेट लायबिलिटीज, इस नाम से इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1973 में पब्लिश हुआ था। 1997 में नोबेल प्राइज दिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ब्लैक हैं, रॉबर्ट ब्लैक, उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी, 1995 में ही वो एक्सपायर हो गए थे। और जो नोबेल प्राइज है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसलिए 2 लोगों को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, एक तो आपका स्कॉल्स और दूसरा मैर्टन, इन दोनों के इनके जो कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिक्स में, इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिए,
बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि उसे क्यों नहीं मिला, अगर आपके माइंड में आ रहा तो उसे ना देने का रीजन सिर्फ यही है कि उनकी क्योंकि डेथ हो गई थी और ये मरणोपरांत देने का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, पोस्टुमसली देने का इसमें प्रोविजन नहीं है, इसलिए जो है ब्लैक को नहीं दिया गया है। लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन को जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया और उसी के नाम पर ये मॉडल ब्लैक एंड स्कोल मॉडल्स के नाम से आप पढ़ रहे हैं साहब। मॉडल में 5 मेन पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं। अभी आपको इससे ये भी पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा हो तो आपको कैसे पता चले कि हमें ब्लैक स्कोल मॉडल लगाना है या फिर बाइनोमियल मॉडल लगाना है। तो 5 फैक्टर्स कल हमने पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स को हमने समझा था, ठीक है। तो अब जरा देखिए कौन कौन से फैक्टर्स वो हैं जो इसे अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इन सबको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। पहला करंट प्राइस या जो शेयर का स्पॉट प्राइस आज है S0, ठीक है, इसको बाइनोमियल मॉडल है वो भी कंसिडर करता है। स्ट्राइक प्राइस E, एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसे कंसिडर किया जाता है, बाइनोमियल भी इसको कंसिडर करता है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट R, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं आर किस तरह से इसको अफेक्ट करती है, कॉल और पुट की वैल्यू को कल हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन ग्रीक्स में रो के नाम से जो है इसका ऑप्शन ग्रीक्स भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं। और बाइनोमियल मॉडल भी इसको कंसिडर करता है। फिर टाइम टू मैच्योरिटी, कितना समय बचा हुआ है अभी उसकी मैच्योरिटी में, उसे टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सभी मॉडल्स बाइनोमियल मॉडल के द्वारा भी कंसिडर किए जाते हैं, ये सभी फैक्टर्स सॉरी। लेकिन जो आपका ये जो ब्लैक स्कोल मॉडल है वो एक और इसमें फैक्टर्स को साथ में कंसिडर करता है, दैट इज वोलेटिलिटी इन शेयर प्राइस। वोलेटिलिटी का मतलब वेरिएशन, शेयर के प्राइस में जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन को मापते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से या वेरिएंस से, ठीक है। तो इस फैक्टर को और कंसिडर किया जाएगा और साथ में इसमें हम क्या मानकर चलेंगे कि शेयर प्राइस की केवल 2 ही मूवमेंट नहीं होती, शेयर प्राइस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब आप पहचान कैसे करेंगे, देखो अगर 2 शेयर के प्राइस दे रखे हो क्वेश्चन में कि आफ्टर 6 मंथ्स शेयर का प्राइस 200 हो जाएगा या 100 रुपए हो जाएगा, तो आप समझिए कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 शेयर प्राइस ना देकर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दे रखा है तो आप समझिए कि ब्लैक स्कोल मॉडल यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इतने इंट्रोडक्शन के बाद मॉडल काम कैसे करता है, ये कहता है कि बाइनोमियल जो ब्लैक स्कोल मॉडल है, ठीक है, वो कहता है कि आप अपने कॉल ऑप्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कॉल ऑप्शन जो है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब मैं यहाँ कुछ लिखूँ उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉल ऑप्शन का पे ऑफ हम लोग कैसे निकाला करते थे। हम कहते थे कि जो शेयर का प्राइस होगा आज नहीं, उस टाइम बाद जो प्राइस होगा, मान लो 3 महीने का है तो 3 महीने बाद जो शेयर का प्राइस होगा, ठीक है, और उसमें से जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस है वो घटा दीजिए, ठीक है। शेयर के प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को आप घटा दीजिए, तो जो डिफरेंस होगा वो मेरे लिए कॉल जो है कॉल का प्रीमियम हो जाएगा। आप सिंपली अभी ऐसे समझ लो बस S माइनस E, ठीक है। शेयर का प्राइस मान लीजिए है 250 रुपये और एक्सरसाइज प्राइस है मान लीजिए 150 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये का पे ऑफ मिलेगा कॉल ऑप्शन होल्डर को। कैसे मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में मिल रहा है 250 का और आप कह रहे हैं कि आपने क्योंकि इसमें जो है कमिटमेंट किया हुआ है कि हम 150 रुपये में बेचेंगे आपको, आप यानी कि राइटर, और कॉल ऑप्शन होल्डर को अधिकार है कि 150 रुपये में वो इसको खरीद सकता है, तो वो इसे खरीदेगा और 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो 100 रुपये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, ये एक्सरसाइज प्राइस मिलेगा भाई 3 महीने के बाद, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी ये 3 महीने के बाद होगी, तो इनकी क्यों ना प्रेजेंट वैल्यू ली जाए। तो हमने बाइनोमियल मॉडल में देखा कि इसके लिए फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग लेते थे, ठीक है। तो अब यहाँ ब्लैक स्कोल ने भी क्या किया, ये S और ये E और E की प्रेजेंट वैल्यू ले ली। अब E की प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम अभी तक कैपिटल R से डिवाइड कर रहे थे। कैपिटल R का मतलब था 1 प्लस R, तो हम E डिवाइडेड बाय 1 प्लस R करते थे।
लेकिन मैंने आपको बीच में जिक्र किया था, बताया था कि अगर कंटिन्यूस डिस्काउंट कंपाउंडिंग हो या डिस्काउंटिंग हो तो फिर कैपिटल आर की जगह हम यूज करते हैं स्मॉल ई रेज टू पावर बाई आर टी। इसको अलग से भी कभी एक्सप्लेन करेंगे किसी और लेक्चर में, ई आर टी ये कैसे बना, किस तरह से आता है। फिलहाल तो अभी हम इसका जस्ट यूज करेंगे। तो ई आर टी, तो जब आपको कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग करनी है तो कैपिटल आर की जगह ई आर टी। चलिए भी हमने एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब तो ठीक, ये अपना हो गया स्पॉट प्राइस, ये एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आज हो जानी चाहिए कॉल की थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि शेयर का प्राइस तो फ्लक्चुएट होगा, और ये शेयर का प्राइस जो आपने लिया है तो आज का शेयर प्राइस है। अब पता नहीं 3 महीने बाद शेयर प्राइस कितना होगा, वो मैं कैसे अंदाजा लगाऊं, ठीक है ना। तो उस फ्लक्चुएशंस का मैं क्या करूं जो हर वक्त शेयर प्राइस में मूवमेंट्स कराएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज और निकाली, इनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल फ्रेम किस तरह से हुआ, कैसे काम करता है। तो जो C0 है, ठीक है, वो किस तरह से, C0 का मतलब कॉल ऑप्शन का थियोरेटिकल प्राइस, और ये अब आपको निकालना है। तो सिंपली आप करेंगे S0 मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल N, ठीक है, स्मॉल d1, ठीक है, और माइनस जो अभी मैंने बताया एक्सरसाइज प्राइस, ये आप नोट कर लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ERT, ठीक है, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, और उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है ND, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन है इसका, जो अगर हम कहें कि मेन इक्वेशन जो इसकी है वो ये है। इसके बेस पर हम वैल्यूएशन करते हैं, किसी भी यूरोपियन कॉल का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन मैं भी करता हूँ कि क्या है, कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ इसमें, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। तो ये इक्वेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम सिंपली ले क्या रहे हैं, हमने लिया कि भाई स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। एक्सरसाइज प्राइस क्योंकि 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। और प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए क्योंकि अब हम कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग करने के लिए ई रेज टू पावर बाय आर टी कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन साथ में क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस भी आनी है, तो हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि हम उसको एक्सरसाइज भी करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 150 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, और अगर इसका मार्केट प्राइस बढ़ने की बजाय गिर जाए 125 रुपए हो जाए, तब तो मैं इसको एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। तो मुझे एक प्रोबेबिलिटी इस चीज की और चाहिए कि भाई ये जो एक्सरसाइज प्राइस है, इसके मुकाबले जो हमारा जो स्पॉट प्राइस होगा उस समय जो शेयर प्राइस होगा वो इससे अधिक होगा, है ना। तो वो शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से अधिक रहने की संभावना, वो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। ND1 और ND2 ये दोनों उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मैं इनको पहले एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1 कि ये सब है क्या, ठीक है। C0 है थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, E एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। S0 स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर, करंट प्राइस। स्पॉट का मतलब यही होता है कि ऑन दी स्पॉट जो है, ठीक है, यानी कि करंट शेयर प्राइस, आज का जो शेयर प्राइस है वो, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, ND1 और ND2, ठीक है, इस पर अभी मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। फिर है आपका ERT, ठीक है, ERT डिस्काउंटिंग फैक्टर है, एक तरह से समझ लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग, ठीक है। कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो फैक्टर यूज होगा वो ये E रेज टू पावर बाय RT होगा। अब यहाँ E क्या है, E मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था,
ये है बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.7183। ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है इसकी, ठीक है। आर, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना, अब यहाँ एक गलती आप ना करें। बाइनोमियल में हम इसको कन्वर्ट कर लेते थे, 3 महीने का है तो 3 महीने में कन्वर्ट कर लेते थे, 6 महीने का है तो उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर लेते थे। मान लो रेट 12% है और 6 मंथ का टाइम दे रखा है तो हम 12 का आधा 6 ले लेते थे। लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लेनी है आपको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, फॉर 1 रुपी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दे रखी है तो आप इसको कर दो 12 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.12। पर रुपी का मतलब 1 रुपये, परसेंट होगी, परसेंट मतलब 100 रुपये पर होगी, आप इसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर। ये बात ध्यान रखना, रेट एनुअल होनी चाहिए। आप कहीं रेट को पहली हाफ ईयर कर दो, क्वार्टरली कर लो, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। टी, टी है टाइम टू मैच्योरिटी, ठीक है। और ये भी कन्वर्टेड इन ईयर फॉर्म, ठीक है, इन ईयर फॉर्म। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने कहा 3 मंथ्स तो 3 मंथ्स नहीं लिखेंगे भाई, 3/12 0.25 हो जाएगा। मैंने कहा 6 मंथ तो 6/12, ठीक है, 0.5 लिखेंगे, ठीक है। सारी चीजें होगी, ND1 और ND2 को छोड़कर बाकी सब चीजें क्लियर हो गई। अब मैं ND1 ND2 पर आऊँ उससे पहले मैं अब आपको ये जो है बताता हूँ कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। ERT कैसे सोल्व करना है। ERT का मतलब हो गया भाई एक तरह से E की वैल्यू क्या होती है 2.7183 रेज्ड पावर बाई RT। अब मुझे इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा लॉग ERT, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, बन जाएगा RT, ये आगे मल्टीप्लाई होता है RT log 2.7183, यानी कि हो जाएगा RT और ये 2.7183 का log लीजिए तो यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक A की वैल्यू है ना पॉइंट के बाद, तो 0 लग जाएगी। यहाँ 27 होता तो 1 पॉइंट लिखते, तो 27 का 1 पर और 8 का डिफरेंस, लॉग वैल्यू लीजिए 27 का 1 पर, ठीक है। 27 देखिए कहाँ है इस टेबल में, लॉग टेबल में, ये 27 हम देख रहे हैं, ये रहा। इसका 1 पर 4330 और डिफरेंस कितना था, डिफरेंस कितने का था अपना 2.7183, हाँ जी, 8 का डिफरेंस, ठीक है जी। तो 2.7183, हाँ जी, 27 का 1 पर 4330 और 8 का डिफरेंस है 13। तो 4330 में 13 और जोड़ दो भाई, 4330 और इसमें जोड़ देना हमें 13 और जोड़ दिया, तो 4330 में 13 और जोड़ा तो 4343, ठीक है। आगे से अब अपने शॉर्टकट में काम आएगा इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा भाई अपना 0.4, एक मिनट, 0.4343 RT, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब ये तो वैल्यू आएगी log ERT की, मुझे तो ERT की वैल्यू चाहिए ना, ERT की वैल्यू लेनी है तो यहाँ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.4343 RT। लो भाई ये वैल्यू अब नोट करें। अब आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं ये वाली वैल्यू यूज किया करूंगा। ERT का मतलब हो गया शॉर्टकट, एंटीलॉग 0.4343 लिखो, RT, ठीक है। R मान लो आपका 12% है तो 0.12, टाइम मान लो 3 मंथ्स है तो 0.25, ये अपना RT हो गया। इसको 0.4343 से गुना करो, इसका एंटीलॉग लो, तो ERT की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी,
ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस इक्वेशन में मैंने आपको S0 तो आपको पता ही है, E का पता है, ERT मैंने बता दिया। अब ये ND1 और ND2 क्या है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ND1 and ND2, ND1 and ND2 are the probabilities। ठीक है जी, और ये प्रोबेबिलिटीज कहाँ से ली जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी लोकेट की जाएगी नॉर्मल एरिया टेबल से। ठीक है, these are to be located from area table। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे उसको भी समझते हैं अभी। ठीक है, इसके बाद हम इनके स्टेप्स आपके लिए बनवा देंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, सिंपली आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ND1 क्या है मैं बता दूं पहले। ND1 है, ठीक है, एरिया। ठीक है, एरिया फ्रॉम द टेबल, एरिया टेबल से जो आपने लिया है, प्रोबेबिलिटी से जो आपने लिया है। ठीक है, फॉर Z इज इक्वल टू D1। एरिया टेबल में आप एरिया कहाँ से देखते हैं? एरिया आप जेड वैल्यू के बेस पर देखते हैं ना। मैं दिखाता हूँ आपको, एरिया टेबल आपने यूज करी हुई है, ये इसी में ही आगे मिलेगी आपको। एरिया टेबल भी इसी में ही है, ये रही एरिया टेबल। ये जेड वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ, जेड वैल्यू। तो मान लीजिए जेड है 0.43, तो आप कैसे देखेंगे? 0.4 का 3, ऐसे वैल्यू देखा करते थे। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी? नॉर्मल आपका जो कर्व है उस नॉर्मल कर्व टेबल से जाकर आपको निकालनी है। तो ND1 सिंपली आप लिख देंगे इसमें कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू टू बी लोकेटेड, या एरिया वैल्यू लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम एरिया टेबल। ठीक है, Z इज इक्वल टू D1। अब ये कैसे निकाली जाएगी? आप ये जो है Z की वैल्यू और प्लस इसमें 0.5। ठीक है, मैं भी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा, ये आपका नॉर्मल एरिया कर्व हुआ करता था। मान लो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमेशा ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपका जो x है वो यहाँ होगा। ठीक है, ये आपका x बार हुआ करता था, ये आपका x होता था, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करते थे। तो यहाँ जो तुम्हारा वो जो z निकालते थे ना, z की जगह समझ लो अब आप यहाँ D1 निकाल रहे हो। z की जगह आप D1 निकाल रहे हो, और ये है सिंपली x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो एरिया टू दी लेफ्ट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एरिया टू दी लेफ्ट, टू दी लेफ्ट। मैंने कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखी, सिंपल ही मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, एरिया टू दी लेफ्ट। ठीक है, तो इसलिए अब एरिया टू दी लेफ्ट निकालने के लिए क्या करोगे? देखो, ये वाला एरिया आपने निकाला, ये एरिया आपने फाइंड आउट किया, ये वाला, और इस एरिया में यहाँ का एरिया कितना होता है? 0.5, ये जोड़। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ। तो एरिया ND1 का मतलब है एरिया फॉर Z इज इक्वल टू D1। एरिया टू द लेफ्ट लिखता हूँ, एरिया टू द लेफ्ट फॉर Z इज इक्वल टू D1। अब ये थोड़ी सी सिस्टमेटिक सी लैंग्वेज बन रही है। एरिया टू द लेफ्ट फॉर Z इज इक्वल टू D1। ठीक है, यानी कि वैल्यू, टेबल वैल्यू प्लस, आपके लिए और सिंपल कर दिया, उसमें 0.5 जोड़ देना। जो टेबल वैल्यू आए उसमें 0.5 जोड़ देना, बस। इसी तरह से ND2, ये भी वही है, एरिया टू द लेफ्ट। एरिया टू द लेफ्ट का मतलब ये वाला एरिया, एरिया टू द लेफ्ट फॉर Z इज इक्वल टू D2। ठीक है, ये आपको निकालना है, और ये निकालने के लिए क्या करोगे? टेबल में जो वैल्यू आएगी
टेबल वैल्यू तो हमेशा एक्स और एक्स बार के बीच की दिखाई जाती है ना, टेबल वैल्यू हमेशा ये दिखाई जाती है। तो जो टेबल वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर देंगे अगेन 0.5। तो ये ND1 और ND2 आपको पता चल गया कि भाई हमें ये दोनों एरिया निकालने D1 और D2 से। अब बात रहेगी लास्ट, D1 और D2 कैसे निकालें। ठीक है, बस ये समझना रह गया। ये हमने और कर लिया तो अपना हो गया ब्लैक-स्कोल मॉडल। तो अब D1 कैसे निकलेगा। D1 एक तरह से जेड वैल्यू है, वो डिराइव कैसे हुई है उसके लिए तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है। ठीक है, फिलहाल हम D1 कैसे निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। D1 निकालने के लिए आपको करना है ln। ठीक है, ln का मतलब होता है नेचुरल लोगेरिथम। लोग आपको पता है दो तरह के होता है, जो हम लोग लेते हैं ना, जो अपनी लोग टेबल अभी खुली हुई है उसमें लोग बेस 10 होता है। ठीक है, लोग बेस 10 वाला लोग चलता है। ठीक है, और हम, एक मिनट, ये आप देख ही पा रहे होंगे इधर सिस्टम। और अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल लोगेरिथम की। ठीक है, नेचुरल लोगेरिथम कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा। तो नेचुरल लोगेरिथम S0 डिवाइडेड बाई E का। ठीक है, प्लस ब्रैकेट शुरू R प्लस 0.05, सॉरी 0.05 नहीं 0.5। ठीक है, वेरिएंस, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये T से, डिवाइडेड बाई ये कहलाता है पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी है ये कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन गुना √T है। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग समझ लो इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन गुना √T। और D2 कैसे निकलेगा। D2 की वैसे तो वैल्यू है ln S0, सेम ये क्या है फॉर्मूला, प्लस बस यहाँ फर्क आएगा R माइनस हो जाएगा 0.5 वेरिएंस T डिवाइडेड बाई पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन हमें ये वाली यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि हम इस तरह से करें। अगर D1 निकालना है, बस D1 निकाल लिया है तो D2 सिंपली हम ऐसे निकाल देंगे D1 माइनस पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला शॉर्टकट यूज करेंगे जब हम काम करेंगे। तो D1 निकालना है बस, अब कहने का मतलब D1 निकालते ही D2 तो इस तरह से निकल आएगा। तो अब इस फॉर्मूले में क्या कुछ एक्सप्लेन करना रह गया, इसमें सबसे पहली चीज तो रहेगी कि नेचुरल लोगेरिथम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले ये समझते हैं ln। ठीक है, S0 डिवाइडेड बाई E, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई स्ट्राइक प्राइस, इसका नेचुरल लोगेरिथम। ये लेना है नेचुरल लोगेरिथम। नेचुरल लोगेरिथम को ln से डिनोट करते हैं, सिंपल लोगेरिथम को log लिखते हैं। तो नेचुरल लोगेरिथम ऑफ S0 डिवाइड बाई E। अब नेचुरल लोगेरिथम, या तो नेचुरल लोगेरिथम की आपको टेबल अलग से लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, हम इसको सिंपल लोग में कन्वर्ट करके ही करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा मेरे साथ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल लॉग। ठीक है, विद बेस 10 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो उससे सिंपल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ln S0 डिवाइड बाई E निकालने के लिए मुझे करना है सिंपल लॉग ले लो भाई, लॉग का सिंपल लॉग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। S0 डिवाइड बाई E, इसका सिंपल लॉग निकाल लूंगा, बल्कि S0 को E से डिवाइड कर लूंगा, फिर उसका सिंपल लॉग निकाल लूंगा, और उसको डिवाइड कर देना भाई लॉग E से। और E की वैल्यू हमें अभी पता ही है 2.7183। तो ये मैं और छोटा कर देता हूँ, सिंपल लॉग S0 डिवाइड बाई E, और ये हो जाएगा लॉग
2.7183 और 2.7183 की log वैल्यू मुझे पता ही है, log ये सिंपल log में कन्वर्ट हो गया बस, S0 डिवाइड बाई E डिवाइडेड बाई 0.4343। लो जी, एक ये का माइलस्टोन पूरा हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें और चीज क्या है एक्सप्लेन करने लायक, और देखो ये एलएन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू में निकाल ली, ठीक है। ये वेरिएंस है, ये टी टाइम है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी है। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी को इकट्ठा बोलते हैं पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको थोड़ा सा लिखेंगे तो हम ऐसे ही, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन गुना अंडर रूट टी करना है, इसे बोलते हैं पीरियोडिक। नहीं ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, वैसे भी काम चल जाएगा। पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है भाई, अगर किसी एनुअल साल भर का वेरिएंस, एनुअल रिटर्न्स का वेरिएंस, एनुअल वेरिएंस अगर ये है मान लो 30, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली 6 मंथ का, ठीक है। आप कह देंगे जी वेरिएंस डिवाइड बाय 2 कर दो, 30 डिवाइड बाय 2 कर दो, और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ईयर का है, मान लीजिए मैंने कहा 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ ईयर का कितना है? आप कहते हैं कि 10/2, तो ये है गलत, ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, अब ये 30 है तो 30 का अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, और जब हमने इसका हाफ किया तो अंडर रूट 30/2, तो 30 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट, 30/2 नहीं, 2 का अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ता है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे पूरे साल का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 25 है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 25 है, और मैं कहूँ कि इसको भाई 6 महीने का निकालो यानी कि आधा करो, तो 2 से नहीं अंडर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि इसको मंथली में कन्वर्ट करो, तो 25 डिवाइड बाई 2 नहीं करना पड़ेगा, अंडर रूट 12 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वही किया हुआ है कि साल भर का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो हमारे पास 10 होगा, ठीक है, और टाइम कितना है? टाइम है अपने पास 0.5, ठीक है, हाफ ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब 10 गुना अंडर रूट ऑफ 0.5 करना पड़ेगा, ठीक है। साल भर का 10 है तो आप 0.5 से गुना करके 5 नहीं कह सकते, 0.5 का अंडर रूट करेंगे। इसको बोलते हैं पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन उतने टाइम का जितने टाइम का अपना ऑप्शन है। अब हमें तो साल भर का दे रखा होगा या हो सकता है मंथली, जैसा भी दे रखा हो, हमें लेना है कौन से पीरियड का, जितने पीरियड का अपना ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी ठीक, नहीं तो सिंपली आप ध्यान रख ले, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और 2-3 बार आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस 2 ही इसमें इक्वेशन है, एक ऊपर इसकी जो मेन इक्वेशन और एक है D1 वाली इक्वेशन, ये 2 आपको समझनी है, ठीक है। और बाकी सब कुछ है ही नहीं। इसके बाद D1 और D2 की वैल्यू आ जाएगी, उसकी टेबल वैल्यू ले लीजिए एरिया से और उसको जोड़ लीजिए। तो अब एक बार मैं पूरा दोबारा दिखा देता हूँ इसमें हमने क्या किया है। देखो भाई शुरू से, ये अपनी इक्वेशन, मेन इक्वेशन, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ इसको दोबारा से। तो स्टेप्स देख लेते हैं इसके, आपको एक क्वेश्चन किस तरह से करना है, ठीक है। तो जब मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, फिर इसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, भूलेंगे नहीं कुछ भी। तो सबसे पहला क्या है कि आप सारी गिवन वैल्यूज लिख दीजिए, और आर और टी ये सब अपने निकाल लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, आर कितना है, फाइंड कुछ इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है तो टी कितना है, ठीक है, ई कितना है, स्पॉट प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिख ही लिया, वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी तो वेरिएंस कितना है, वो सब वैल्यू आप निकाल लो और आर और टी फाइंड आउट, ठीक है। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है ये प्रेजेंट वैल्यू ERT, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वैल्यू सिंपली अभी मैं आपको बता कर आया, ये आपको निकालनी है ERT, यानी कि एंटी लॉग लेना है
0.4343 RT करके, RT गुना 0.4343 करना और उसका एंटी लॉग लेना। उसके बाद आपको ln नेचुरल लोगेरिथम निकालना है S0 डिवाइड बाई ई का, और वो मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालोगे, सिंपल लॉग ले लेना, ठीक है, S बाई ई का सिंपल लॉग ले लेना और उसको डिवाइड कर देना 0.4343 से, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। कितने स्टेप हो गए अपने? 3 स्टेप हो चुके हैं। अगले स्टेप में ये स्टेप मेन रहेगा, आपको D1 और D2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। D1 की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, बस D1 की वैल्यू ध्यान रख लो, D2 की तो अपने आप निकाली जाएगी। तो D1 कैसे निकलेगा? D1 निकालने के लिए ln, ठीक है, S0 डिवाइड बाई E, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, प्लस R प्लस वेरिएंस, हाफ ऑफ वेरिएंस, ठीक है, और मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ। उसके बाद ये निकालना, ये वैल्यूज आप निकाल ही चुके होंगे, और D2 फिर शॉर्टकट से निकल जाएगा, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ T। ये दोनों का फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको इन दोनों की टेबल वैल्यू निकालनी है, जो मैंने अभी आपको बताया, ND1 और ND2 दोनों की टेबल वैल्यू निकाल लो, और टेबल वैल्यू जो आ रही है उसमें 0.5 आप ऐड कर दें, ठीक है। लोकेट द वैल्यू ऑफ ND1 एंड ND2, ठीक है, फ्रॉम एरिया टेबल, और जो टेबल वैल्यू आएगी, टेबल वैल्यू प्लस 0.5 ऐड कर देना। इसमें जो टेबल वैल्यू आए उसमें 0.5 ऐड कर देना। और लास्ट में क्या करना है? लास्ट में कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख दो, जो अपनी मेन इक्वेशन कहाँ से चले था कि आज स्टॉक का प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ERT से डिवाइड किया, फिर साथ में प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखने के लिए ND1 किया, यहाँ हमने ND2 किया, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, कॉल की वैल्यू निकालिए। अब जब तक प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तब तक वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, इसलिए इस इलस्ट्रेशन को अब हम करेंगे, ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन, करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का दे रखा है S60, तो ये S0 हो गया। मैं स्टेप 1 लगे हाथ यही कर देता हूँ सॉल्यूशन। इसके बाद एक्सरसाइज प्राइस E हो गया भाई 56, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडली एनुअल रिटर्न, ये जरूर देखो, ये गलती ना कर वजह कि वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन हुई 0.3, तो वेरिएंस में निकाल लो, आगे जरूरत तो पड़ने वाली है। 0.3 का वेरिएंस मैंने कर दिया 0.09, ये वेरिएंस आ गया। टाइम टू मैच्योरिटी 6 मंथ्स में करोगे तो गलती होगी, ईयर में कन्वर्ट करो तो 6 डिवाइड बाय 12 0.5। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट पर एनम, हाँ जी पर एनम ही चाहिए हमें, चाहे कितना ही टाइम हो उसका, वैसे इसका टाइम है 6 मंथ, लेकिन हमें ये पर एनम ही चाहिए। R इज इक्वल टू 0.14, ठीक है। कंप्यूट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। पहला स्टेप तो मैंने यहाँ करवाई दिया आपके साथ साथ, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था भाई अपना? अगला स्टेप हम निकाल रहे हैं ERT। मैं आपके साथ ही लिख रहा हूँ स्टेप, इसको मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर लें तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप 2 में निकालो भाई ERT, ठीक है। ये होता है भाई एंटी लॉग ऑफ 0.4343 RT, यानी कि ये होगा एंटी लॉग ऑफ 0.4343 गुना R है 0.14 और गुना T है 0.5, यानी कि ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, अब 0.4343 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0.4343 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.14 से, मल्टीप्लाई किया 0.5 से,
ये वैल्यू आती है एंटी लॉग ऑफ 0.030401, 0304001। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग किसका लेते हैं, हमेशा मैंटीसा का। 0.03 का 0 पर और 4 का डिफरेंस, ये एंटी लॉग हमें देखना है। एंटी लॉग टेबल हमारे पास है, ठीक है। ये एंटी लॉग टेबल पर चलते हैं भाई। ये एंटी लॉग, इसका देखना है 0.03, ये रहा 0.03। आप अगर देख पा रहे, 03 का 0 पर 1072 है और 4 का डिफरेंस, डिफरेंस टेबल में है 1। तो 0.1072 में 1 और जोड़ दो, 1073 आता है, 1073। ये आ गया भाई 1073। और ये पॉइंट हमेशा कहाँ माना जाता है, यहाँ शुरू में। अब यहाँ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स किस काम आएगा, ये जो 0 है कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा 1 जोड़ते हैं, और जितनी वैल्यू आई उतने स्थान के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ। तो ये वही वैल्यू आ गई 1.073। ये हमारी ERT की वैल्यू हमने निकाल दी। स्टेप 2 हो गया पूरा, ठीक है। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 कहता है नेचुरल लॉगरिथम भी निकाल लो भाई, ठीक है। अब स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 है ln S0 डिवाइडेड बाई E, यानी कि ln, पहले इसको सोल्व कर लें। S0 कितना है भाई, अपना शेयर का प्राइस 60 और 56 था आई थिंक, मैं एक बार फिर से देख लूँ इसको। हाँ जी, 60 और 56। ये उल्टा मत कर देना कभी, 56 डिवाइड बाई 60 कर दो, 60 और ये 56, ठीक है। तो ln 60 डिवाइड बाई 56 1.0714 तक ले लेता हूँ, चलो जितना ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है। तो भाई ये वैल्यू आ गई नेचुरल लॉगरिथम की। अब इसको सिंपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करो। नाउ नेचुरल लॉगरिथम 1.07143 का मतलब है भाई कि सिंपल लॉग ले लो इसी का ही 1.07143 का, और इसको डिवाइड कर देना 0.4343। ई के लॉग से डिवाइड कर देना, ई की वैल्यू 2.7183 और उसका लॉग हो गया 0.4343। ये हम समझ चुके हैं, मैंने आपको बताई भी है सब। आइए इसको सोल्व करें। ये कितना आता है, अब पहले हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। लॉग किसका लेंगे, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स लगाओ, 0 पॉइंट, क्योंकि एक के बाद ही दशमलव है, तो 0 पॉइंट, अब 10 का 7 पर और 1 का डिफरेंस, ठीक है। ये लॉग टेबल रही अपनी, 10 का 7 पर। आप खुद देखना इसमें कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता अगर हमें स्टेप्स क्लियर है तो। 10 का 7 पर 2094, ठीक है। और डिफरेंस कितने का था, 10 का 7 पर डिफरेंस था 10 का 7 पर और 1 का डिफरेंस था। 10 का 7 पर और 1 का डिफरेंस है 4, 2094 और 4 2098, ठीक है। 0298 बल्कि 0298 ये हमें इसकी वैल्यू मिली कि इसको डिवाइड करना है 0.4343 से। तो देखो कितना आता है भाई, ये ln की वैल्यू भी निकाल ली भाई हमने, 0.0298 डिवाइडेड बाय 0.4343, ये वैल्यू आती है 0.0686 0686
16, तो 2 तक ले लेता हूँ। 0.06861 था आगे, तो मैंने 0.06862 ले लिया। ठीक है भाई, ये अपना स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब चलो स्टेप 4 पर। स्टेप 4 कहता है कि D1 और D2 दोनों की वैल्यू आप निकाल लो भाई। तो D1 निकालते हैं अपना, स्टेप 4। स्टेप 4, वैल्यू ऑफ D1। ठीक है, D1 इज इक्वल टू हो जाएगा ln S0 डिवाइड बाई E। ठीक है, प्लस ब्रैकेट R प्लस वेरिएंस था। ठीक है, 0.5 वेरिएंस का आधा मतलब, और मल्टीप्लाई T, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ T, यानी कि पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ln की वैल्यू हमने अभी निकाल ही ली, 0.06862 प्लस R हमारा निकाला हुआ था। R कितनी थी यहाँ? 12% आई थिंक। R था अपना, यस 14%। ठीक है, और T है 0.5। R 14%, 0.14 प्लस 0.5, और वेरिएंस हमने निकाला था ना, ये 0.3 तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, वेरिएंस था इसका 0.09। मैं भी एक बार कंफर्म और कर लूंगा उसको। ठीक है, और ध्यान रखना ये वेरिएंस की वैल्यू लिखिए, कभी 0.09 का भी फिर से स्क्वायर करो, या तो 0.03 का स्क्वायर करो, या 0.09 लिख दिया तो बस वही है। और टी कितना है? टी था 0.5। ये 0.5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई है, और ये 0.5 अपना टी के वैल्यू है। और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.3 अपना। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 0.5। ठीक है, एक बार बस मैं वेरिएंस और कंफर्म कर लूँ कितना था। वेरिएंस 0.09 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 था, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो 0.06862 प्लस, यहाँ से मैं सोल्व कर लेता हूँ इसको, 0.09 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.14, जो आया उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, ये वैल्यू आती है 0.0925 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ 0.5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 0.3, तो ये वैल्यू आती है 0.2121 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.06862 प्लस 0.0925 डिवाइडेड बाई 0.21213 इक्वल टू, ये वैल्यू मिल गई हमें 0.7595 या 0.76 भी अप्रोक्स कर सकते हैं। D1 आ गया भाई, मेन कैलकुलेशन इसी में थी। D2 सिंपल, D1 माइनस पीरियोडिक स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ T। D1 कितना? 0.7595 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3 अंडर रूट ऑफ 0.5। आप देखो ये भी हमारा सोल्व करा है, यहीं से ले लेंगे, यानी कि 0.7595 माइनस 0.21213। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 0.7595 माइनस 0.21213, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.5474। ठीक है, ये D1 और D2 की वैल्यू आ गई भाई अपनी, सारा काम हो गया। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5,
ठीक है, स्टेप 5 पर चलते हैं। स्टेप 5 में क्या लेनी है? वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल एरिया कर्व। तो ND1 यानी कि N नॉर्मल, N का मतलब नॉर्मल एरिया 0.7595, 0.7595, ठीक है। ND1 कितना आएगा? N जो टेबल वैल्यू, बल्कि N नहीं लिखना चाहिए मुझे, टेबल वैल्यू 0.7595 में जो आएगी वो प्लस 0.5 जोड़ना, ये जोड़ना मत बोलना, ठीक है। अभी लगे हाथ एक साथ ही कर लेंगे। और ND2 हो जाएगा अपना कि जो टेबल वैल्यू आएगी 0.5474 पर, उसमें 0.5 हम ऐड करें, ठीक है। चलिए टेबल वैल्यू देखते हैं कितनी आती है अपनी नॉर्मल एरिया टेबल। ये टेबल है, एरिया टेबल पर पहुंचता हूं मैं। ये रही नॉर्मल एरिया टेबल, और पहली वैल्यू क्या थी अपनी? 0.7595, यानी कि 0.7 का 5 पर देख लो या 6 पर देख लो, ठीक है। 0.7 का 5 पर अगर देखते हैं तो 2734, ठीक है। 6 पर देखते हैं तो 2764, ठीक है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। बाकी वैसे वो वैल्यू आप देखिए, एक्चुअल में वैल्यू है कितनी? वो वैल्यू है 0.7595। हम अप्रोक्स कर सकते हैं इसको कुछ हद तक, 0.7 का 6 पर देख सकते हैं। नहीं तो आप एवरेज ले लें, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज कर लेता हूँ मैं, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो 0.75 का भी देख लेता हूँ मैं, 2734 और 2764, फिर एवरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा भाई 0.2734, एक तो आपने किए हुए हैं काफ़ी, और 0.2764 मैंने एवरेज ले लिया, क्योंकि पूरी तरह से ना ये 0.75 है ना 0.76 है, बल्कि 76 ज़्यादा नज़दीक है देखा जाए तो, और प्लस 0.5। चलिए ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.2734 प्लस 0.2764 डिवाइड बाई 2, एवरेज आती है 2749 प्लस 0.5, ये आता है 0.7749। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसी ND2 0.54 का 7 पर, यहाँ पर भी आप चाहें तो 0.54 पर ले लें, 0.5 का 4 पर और 0.5 का 5 पर, दोनों पर देखिए, ठीक है। देखा तो इसका जाएगा ना, 0.5 का 4 पर देख लो, 0.5 का जो है 5 पर भी देख लो, और दोनों की एवरेज कर लो। 0.5 का 4 पर 0.2058, 2088, चलिए दोनों की एवरेज कर लेंगे। 2058, 0.2058 और 2088, दोनों की कर दी हमने एवरेज, प्लस 0.5 इक्वल टू 0.2058 प्लस 0.2088 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5, ये वैल्यू आती है 0.7073। चलिए सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्टेप 6, लास्ट स्टेप, की थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल C0 इज इक्वल टू S0, ठीक है, मल्टीप्लाई ND1, ठीक है, माइनस E डिवाइड बाई स्मॉल ERT, ठीक है, और मल्टीप्लाई ND2। चलिए भाई ये काम हो गया अपना। अब यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो देखिए कितनी वैल्यू आती है। S0 है 60, ND1 अभी हमने निकाला है, अभी ऊपर, एक मिनट,
ND1 की वैल्यू कितनी है 0.7749 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7749 माइनस ई था 56 ERT की वैल्यू हमने निकाली थी अभी ले लेंगे और ये है 0.7073 ये ND2 की वैल्यू 0.7073 और ERT की वैल्यू हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली थी अपने में ये रही एक मिनट दिस वन ठीक है 1.073 ये यहाँ लिख देंगे 1.073 कर लीजिए अब इसको सोल्व कितना आता है तो 60 मल्टीप्लाई 0.7749 माइनस ये वैल्यू आती है 46.494 माइनस ये देखो 56 डिवाइडेड बाई 1.073 ठीक है और मल्टीप्लाई 0.7073 36.914 तो दोनों का डिफरेंस हो गया भाई 46.494 माइनस 36.914 डिफरेंस हो जाएगा 9.58 ये कॉल ऑप्शन की थ्योरेटिकल वैल्यू दिस वन इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर BSM ब्लैक्स कॉल मॉडल ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो इसी के बेस पर अब मुझे पुट की वैल्यू और निकालनी है ठीक है ब्लैक्स कॉल मॉडल से ही पुट की वैल्यू कैसे निकालनी वैल्यू ऑफ पुट यूजिंग BSM तो भाई दो तरीके हैं आपके पास पहले वाले को रेकमेंड करूंगा वैसे मैं फर्स्ट वाला आपके लिए आसान रहेगा इसीलिए मैंने आपको पुट कॉल पैरिटी करवाई थी तो पहला आसान तरीका है कि पुट कॉल पैरिटी से आप निकाल लो ठीक है पुट कॉल पैरिटी क्या कहती है कि P0 ठीक है एक मिनट आज का स्टॉक प्राइस S0 उसको कवर करने के लिए हमें पुट वैल्यू लेनी पड़ती है ठीक है पुट लेना पड़ता है क्योंकि स्टॉक प्राइस आपने शेयर खरीदा है इसमें अगर ये शेयर प्राइस बढ़ा तो हमें फायदा होना ही है इसकी गिरावट को रोकने के लिए उससे बचने के लिए उसको हेज करने के लिए पुट लिया था ठीक है आपको हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं ठीक है तो इसलिए जो शेयर खरीदा है वहां उसके साथ पुट वैल्यू आएगी इक्वल टू कॉल वैल्यू ठीक है और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ई और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ई आएगी ई डिवाइड बाई ERT वरना ई डिवाइड बाई आर करके काम चला रहे थे तो S0 प्लस P0 इक्वल टू C0 प्लस E डिवाइडेड बाई स्मॉल ERT एक मिनट में निकल आएगी ठीक है S0 कितना है 60 रुपया प्लस P0 तो निकाल ही रहे इक्वल टू C0 अभी हमने निकाला 9 रुपए कितना पैसा आ रहा था 9 रुपए 58 पैसे 9.58 प्लस E56 और ये 1.073 कुछ इस तरह की थी 1.073 हाँ जी 1.073 बल्कि सोल्व करी कराए वैल्यू भी ले सकते हैं इसकी 1.073 चलिए सोल्व कर लीजिए इसको P0 इक्वल टू हो जाएगा 9.58 प्लस 56 की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाय 1.073 52.19 और माइनस 60 सो 52.19 प्लस 9.58 और माइनस 60 तो ये आ जाएगी 1.77 ₹1.77 P0 की वैल्यू पुट की वैल्यू होनी चाहिए ₹1.77 कॉल की वैल्यू है ₹9.58
ठीक है, ये बढ़िया तरीका है, इससे निकाल ले। नहीं तो दूसरा तरीका ये होगा कि जो आपने कॉल में लिखा था उसको आप उल्टा कर दें। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, बाकी उसको यूज मत करना, मैं तो यही कहूँगा P0 निकालने का। C0 के लिए क्या कर रहे थे आप? C0 के लिए आप कर रहे थे कि जो S0 गुना ND1, ठीक है, माइनस क्या कर रहे थे कि E डिवाइड बाई ERT, और ये ND2। तो बस आप इसमें से ये घटा दो, ठीक है, और एक चेंज और होगा, E डिवाइड बाई ERT, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करे थे? ND2। अब ये D2 की जगह -D2 हो जाएगा, मतलब एरिया टू द लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, माइनस ये वाला इधर आ जाएगा, S0 मल्टीप्लाई ND1 कर रहे थे ना, -D1 कर, बस इससे भी निकाल सकते हो। बाकी रिजल्ट सेम आएगा, आसान वो वाला रहेगा, पुट कॉल पैरिटी। यानी कि अगर पुट की वैल्यू पहली बार तो पूछेगा नहीं, पूछे तो भी पहले कॉल की वैल्यू निकाल दो और पुट कॉल पैरिटी यूज करके आप पुट की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, नहीं तो इससे निकाल दीजिए। अब लास्ट की ये अजम्पशन कौन कौन सी है ब्लैक-स्कोल मॉडल की, कौन सी मुख्य अजम्पशन पर यह आधारित है? एक अजम्पशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉल ऑप्शन जिसका वैल्यूएशन कर रहा है वो यूरोपियन कॉल होनी चाहिए, ठीक है, अमेरिकन कॉल पर लागू नहीं होता। यानी कि इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। 3 मंथ्स का टाइम है तो 3 मंथ्स के बाद ही इसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, ये इसकी अजम्पशन है, ठीक है। दूसरा, स्टॉक प्राइस इज चेंजिंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस। जो बाइनोमियल कहता था कि 2 प्राइस मिलेंगे, ये कह रहा है कि नहीं कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ये जो शेयर का प्राइस जो है वो जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब प्रोबेबिलिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा कब होगा? जब जो स्टॉक का प्राइस है वो रैंडमली चेंज हो रहा होगा, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं बताता, स्टॉक प्राइस रैंडमली चेंज हो रहा है, जैसे रैंडम नंबर होता है, प्रोबेबिलिटी वहीं से तो बनती है। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टैक्स। ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ना किसी तरह का टैक्स लगता है। यानी कि जब आप शेयर्स खरीदते हो बेचते हो तो उस ट्रेडिंग पर कोई टैक्स नहीं लगता, ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगती है ब्रोकरेज के रूप में, और टैक्स यानी कि STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। फिर देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज फॉर शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब शेयर आपके पास नहीं है फिर भी आप शेयर बेच रहे हैं और बाद में उसको खरीदेंगे, इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो इस पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं है और ये अलाउड है। फिर किसी तरह का डिविडेंड नहीं दिया जाता। हमने कल पढ़ा था कि जो शेयर्स पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो डिविडेंड भी अफेक्ट करता है ऑप्शन के प्राइस को। तो इस फैक्टर को यहाँ ब्लैक-स्कोल मॉडल में कांस्टेंट मान लिया गया है कि जो मैच्योरिटी पीरियड होगा उस दौरान कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिविडेंड देने से शेयर्स का प्राइस जो है उसमें गिरावट आती है, और वो आपने पढ़ा था कल की कॉल ऑप्शन वालों के लिए उसमें नुकसान है, पुट ऑप्शन वालों को उसमें फायदा होता है। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट यानी कि जो R है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन है, नॉन तो हो जाएगी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रेट है, जनरली उसको रिस्क फ्री रेट हम मान लेते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी, ये पक्का नहीं है कि ये कांस्टेंट रहे, ये चेंज हो सकती है। तो रिस्क फ्री रेट नॉन है, आपको पता है, गिवन है, और ये कांस्टेंट रहेगी, और रिस्क फ्री रेट पर आप बोरो भी कर सकते हैं, उधार भी दे सकते हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है। तो इन सब अजम्पशंस पर ये ब्लैक-स्कोल मॉडल बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब तक हम इसको समझे ना, लेकिन विद स्टेप्स आप करेंगे तो इसके बेसिक को समझिए, इसके लॉजिक को समझिए, बहुत आसान है प्रैक्टिकली यूज करने में, ठीक है। प्रैक्टिस अब आपको करनी है, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो इसके जो फॉर्मूला है जो आप